अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 48 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। बार बार एक ही बात को दोहरा रही हूँ मैं कि एपिसोड पर आप सबका रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है। मैं यहाँ पर उन रीडर्स की बात कर रही हूँ जो एपिसोड पर रिस्पॉन्स नहीं देते। चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं, तो क्या पर एपिसोड पर मुझे आप सब 1 के व्यूज़ भी नहीं दे सकते? ये सरासर ज़्यादती है। प्लीज़ एपिसोड पर रिस्पॉन्स दें। अगर रोमांटिक सीन दूँ तो कहते हैं सारी एपिसोड रोमांस में ही पूरी कर दी, जबकि अब कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल रही हूँ तो आप सबका रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है। अब मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास एक माँ है, जितना मैं लिख सकती हूँ उतना लिखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद शायद मुझसे इस कंडीशन में लिखा ना जाए, तो इसीलिए चाहती हूँ कि अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं भी डेली लिखकर एपिसोड को अपलोड करती रहूँ, चाहे एपिसोड एक दो सीन पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो। अगर डेली अपलोड हो तो यकीन करें नॉवल का एंड हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तो। और खैर, शिकवे गिले बहुत हो गए, अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। खानज़ादा मेंशन की हदूद में कोहराम सा मचा हुआ था। हर कोई इनके जवान बेटे की मौत पर अश्क बहा रहा था। इनके जवान बेटे की मौत का सुनकर मिलने मिलाने वाले जब अरीब खानज़ादा के गले लगकर ताज़ियत करते तो इतने मजबूत होने के बावजूद अरीब खानज़ादा ढह से जाते। महरूम भाई की इकलौती निशानी छिन जाने पे इनके बुलंद हौसले रेत के भुरभुरे टीले की तरह बिखर गए थे। कायनात बेगम ताबूत में मुकीद अपने बेटे के लाशा को देखती वहीं पर ढह सी गई थी। बिलक बिलक कर रोते हुए वो मुसलसल अपने बेटे को पुकारे जा रही थी। इसे लौट आने की दुहाइयां दिए जा रही थी कि इनकी बेटी अपने टोरों के बिना कैसे रह पाएगी। सबसे बढ़कर अब वो खुद अपने बेटे के बिना कैसे रह पाएंगी। इकराम चाहे लाख इनका अपना बेटा सही, लेकिन उन्होंने इसे अपना बेटा समझकर पाला था, और जो अहमियत इनके नज़दीक आरिस खानज़ादा की थी, इसकी जगह इकराम खानज़ादा नहीं ले सकता था। रात के 9 बजे जनाजे का एहतमाम कर दिया गया था। लारेब खानज़ादा आंखों में झूठे आंसू लिए सब मिलने मिलाने वालों के गले लगकर अपने गम का बराबर इजहार कर रहे थे। हालांकि सानिया के पीछे इनका बराबर का हाथ था। अगर वो चाहते तो आज इनका भतीजा जिंदा होता। बात चाहने की तो थी। अगर चाहते तो शायद आज आरिस खानज़ादा पर इसके हालात इतने तंग ना पड़ते जितने के पड़ गए थे। अरबद खान, वहीं पर रुक जाओ। मर्दों के हजूम में जब अरबद खान पर नज़र पड़ी तो अजहर खानज़ादा ने दूर से ही चिल्लाकर इसे रुक जाने का हुक्म दिया था। अजहर, इस पल में कोई तमाशा नहीं चाहता। मेरे भाई को आखिरी वक्त सुकून से जाने दो प्लीज़। सब्ज गोशों में लहू लिए इसके साथ बैठे इकराम खानज़ादा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे लहजे में इल्तजा करते इसने अजहर खानज़ादा को किसी भी तमाशा करने से मना किया था, जिस पर जाने कौन सी मसलियत के तहत अजहर खानज़ादा के तने तासुरात जहाँ की मानित बैठ गए। खान सर, ये सब। इकराम के बगल गिर होते वक्त नम लहजे से अरबद खान ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन फिर इसकी हालत को देख अपने लबों पर वही कुफल लगा दिया। अरबद, रईस की मौत पर तो जैसे तैसे हम सब ने सब्र कर लिया, लेकिन अब आरिस खानज़ादा की मौत पर हमको सब्र क्यों कर आएगा। जब्त से कहते इसकी आंखें गम से लाल सुर्ख हो रही थी। खान सर, आखिर सब्र के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। इसके थपथपाकर अरबद खान ने इसे हौसला देना चाहा और फिर इससे अलहदा होकर खड़ा हो गया। जुनेशा को ले आना अरबद खान, मेरा शायद इसके पास जाना ना हो सके। तुम जनाजे के फौरी बाद इसे खानज़ादा मेंशन छोड़ जाना। अपनी आंखों में आई नमी को पहुंचते इसने अरबद खान से कहा, जिस पर खामोशी से अरबद खान ने इस्बात में सर हिलाया। और फिर इतने में मैयत को कंधा देने का मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया, और फिर जनाजे के बाद आरिस खानज़ादा की मैयत को सुपुर्द खाक कर दिया गया था।
14 घंटों का सफ़र इसने किस अज़ियत में घिरे तय किया था, ये तो इस वक़्त कोई अनायसा ख़ानज़ादा से पूछता कि जब अपना कोई दूर परदेश में बैठा तकलीफ़ में मुब्तला हो और इसके पास आप उड़कर जाना चाहते हों, लेकिन आपके और आपके जान से प्यारे शख्स के दरमियान रास्ते की तवील मुसाफ़तें बीच में हायल हो जाएँ, तो ये तवील मुसाफ़तों का सफ़र इंसान को कितनी अज़ियत पहुँचाता है। इसके आने से कुछ घंटे कबल आरिस खानज़ादा की मैयत को दफना दिया गया था। अज़हर खानज़ादा ने दिलावर खान को भेजकर अनायज़ा खानज़ादा को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए वक्त से पहले भेज दिया था, जिस पर जब वो खानज़ादा मेंशन में एंटर हुई तब तक सारे मेहमान रुखसत हो चुके थे। दाखिली दरवाजे से एंटर होते वक्त इस पर सबसे पहली नज़र इकराम खानज़ादा की पड़ी थी, जिसे देखकर वो अपनी जगह से सरियत से उठकर इसकी तरफ बढ़ा था। भइयों, ये सब इतनी उदास क्यों हैं? जानते हैं कितनी मुश्किलों से इतना तवील सफ़र तय किया है मैंने। सारे रास्ते अपने डोरों की सलामती के लिए दुआएं मांगती आई हूँ। अब कैसा है वो? इसके सीने से लगते हुए रुंधे हुए लहजे में बोलती चली गई थी। अनायसा, मेरे बच्चे, आरिस अब हमारे बीच नहीं रहा। इसके जोर से बाहों में भींचने पर वो सिसक पड़ा था। जज, झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे आप। भइयों, कह दें ये आपका एक घटिया मजाक था, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। बेयकीनी से पूछते इसका लहजा डगमगा गया। अनु वो, इससे पहले कि इकराम इसे कोई दलील पेश करता, जब कायनात बेगम सुर्ख सूजी आंखों के साथ अपनी बेटी के गले लगते ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। जबकि तवील सफ़र की थकान थी या फिर इस भयानक हकीकत की तकलीफ जिसको सहन न करते वो कायनात बेगम के बाजों में झूल सी गई थी। जबकि इकराम खानज़ादा ने आगे बढ़कर सहारा देते इसके गालों को थपथपाया था। अनु, मेरे बच्चे, आंखें खोलो। इसके गालों को मुसलसल थपथपाते हुए इसके नीले पड़ते गुलाबी होंठों को देखते तड़प कर रह गया। फिर सेकंड की देरी किए बिना वो इसे यूं ही बाहों में भरे बाहर को भागा था। अस्पताल के कॉरिडोर में मुसलसल मार्च करते इसकी बेचैनी हद से सवा थी। डॉक्टर को आधा घंटे से ऊपर का वक्त होने वाला था अनायजा खानज़ादा का ट्रीटमेंट करते हुए, लेकिन अभी तक कोई खैर की खबर इसे नहीं मिली थी। बलाखिर 1 घंटे की तकलीफदह इंतज़ार के बाद जब डॉक्टर रूम से बाहर निकली तो वो लपक कर डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर, अंदर मेरी सिस्टर, इसकी तबीयत कैसी है अब? इसने बेकरारी से पूछा। देखें मिस्टर इकराम खानज़ादा, इस हादसे ने इसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। आपकी सिस्टर का माइनर नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है। हमने अपनी तरफ से इनका बेहतर ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप दुआ कीजिए कि इन्हें जल्द होश आ जाए, वगरना इनकी हालत मज़ीद बिगड़ने का खदशा है हमें। अपने प्रोफेशनल अंदाज में डॉक्टर इसे तमाम सूरत हाल बताती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि अपने भारी वजूद को बेंच पर घसीटते वह गम की शिद्दत से बेंच पर ढह गया था। 5 घंटों के बिलाखिर तवील इंतज़ार के बाद सुबह 9 बजे जब नर्स ने आकर इसे बताया कि अनायजा खानज़ादा को अब होश आ गया है और वो अपने हवासों में नहीं लग रही, तो नर्स की बात को सुनकर वो भागते हुए आईसीयू रूम में एंटर हुआ था। पेशेंट बेड पर सर को पटकते हुए बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, जिस पर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा था। अनु, मेरा बच्चा, होश में आओ। इसके माथे को प्यार से सहलाते इसने इसे पुरसुकून करने की लाशऊरी कोशिश की थी। भइयों, मैं कैसे होश में आऊं? भइयों, आपकी अनायसा की दुनिया उजड़ गई है और आप कहते हैं मैं होश में आऊं? भइयों, आपकी अनायसा उजड़ गई, इसकी दुनिया उजड़ गई। बेदर्दी से चीख कर कहते वो अपने माँ जाए के सीने से लगी दिल का गुबार निकालने लगी थी। मेरी जान, बस सब्र करो। यूं रोकर आरिस की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ तुम्हारे रोने से इसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। चुप कर जाओ। अपने सीने से इसके सर को निकालते इसने इसकी बुरी आंखों को साफ करते एक बेबस सी इल्तजा की थी। जिंदगी में इतनी बेबसी इससे पहले कभी इसे महसूस नहीं हुई थी जितनी के अब हो रही थी। भैया, कैसे हौसला करूं? क्या क्या मेरे साथ ही ये सब होना था? हिचकियां भरते इसने कर्बनाक अंदाज में पूछा था।
अन्नू, जिंदगी बहुत गैर यकीनी है। इरादों के टूटने और नीयतों के बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हम जो प्लान करते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। इसमें भी अल्लाह पाक की कोई मसलियत छुपी होगी। इसके शाने को प्यार से थपथपाकर इसे हौसला देते वो कह रहा था, जबकि वो इसे हौसला क्या देता जब इसके जब्त की तनाबें खुद उधड़ कर टूट रही थी। इसके हिचकोले खाते वजूद को अपने सीने से लगाए हुए इसकी पीठ को सहलाते इसके गम को हल्का करने की लाशऊरी कोशिश करने लगा था। सैफी, जिंदगी कितनी पुरसुकून हो सकती थी अगर तुम मुझे चंद माह पहले मिले होते। वो फ्रेश होकर रूम से बाहर निकली तो टॉवल से इसने अपने खूबसूरत बदन को ढांपा हुआ था, और सीने पर हाथ रखकर टॉवल को संभाले वो सहज सहज कर कदम उठाती अपने बिखरे हुए खूबसूरत वजूद को लिए इसकी गोद में बैठते हुए यासियत से बोली थी, और इसकी गर्दन के गिर्द अपनी मखरूती बाहों का हिसार बना लिया। इसके गिले बालों से पानी की बूंदें सैफी के चेहरे पर गिरती इसे एक बार फिर से मदहोश कर चुकी थी। जिस पर इसने गिले बालों में उंगलियों को फंसाकर इसने इसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब खींचा था, और फिर इसके गुलाबी होंठों को दीवानावर चुमते वो इसकी सांसों को कतरा कतरा करके पीने लगा। निचले लब को अपने लबों में दबाकर शिद्दत से खींचते वो इसके नाजुक लबों को अपनी शिद्दत से झुलसा गया था। सैफी, बस करो। इसके बरहना चौड़े सीने पर हाथ रखकर इसने अपने लबों को इससे आज़ाद करवाते फूली सांसों के दरमियान मना किया। क्या हुआ डार्लिंग, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था और तुम्हारी अभी से ही बस हो गई। इसकी रान को अपनी मर्दाना भारी उंगलियों से मज़े से छूते वो इसे दिलचस्प निगाहों से देखते हुए बेबाकी से बोला था। डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर वक्त तैयार हूँ तुम्हारी बाहों का हार बनने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरे नाजुक होंठ तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त करने के मुतमनी नहीं। चलो आओ, पहले नाश्ता कर लेते हैं। सफ़ी, यकीन करो बहुत भूख लग रही है मुझे, और कहीं भूख के मारे मैं मर ही ना जाऊं। इसके लबों को बेबाकी से छूकर वो मुस्कुराकर बोली, और फिर इसकी गोद से उठकर इसने इसके हाथ को झुलाते इसे नाश्ते के लिए उठाना चाहा, जो इसे अपनी बेबाक नज़रों से दिखता कुछ और ही सोच रहा था। बेबी, नाश्ता भी कर लेंगे, पहले मेरी इस भूख को तुम मिटाओ जो तुम्हारे मेरे पास आने पर कई गुना बढ़ गई। इसके सीने पर बंधे टॉवल को खोलते वो इसके बहना सीने को ठंडी निगाहों से देखते बेबाकी से लब दबाकर बोला, और फिर इसकी नीम रजामंदी को जानकर वो इसके वजूद को टॉवल से आज़ाद करवाता इसके नर्म मुलायम नाजुक सीने पर झुक गया था। इसकी सिसकियाँ भरने पर वो खुद भी बेचैन होता इसे बाहों में लिए बेड पर लेटाते इस पर अपने भारी वजूद का साया कर गया था। अम्मी जान, जुनिशा बाजो की बहुत याद सता रही है हमें। आपने तो जैसे अपनी बेटी को ब्याह कर बुला ही दिया है। मैं सोच रही थी इकराम भाई से कहकर कुछ दिनों तक हम इन्हें अपने पास ना बुला लें। वो ज़ूबिया बेगम की गोद में लार से सर रखते हुए बोली थी। कहाँ भुलाया है हमने अपने बच्चे को रूबी बेटा, वो तो हमारे पेट का हिस्सा है। भला माएँ कभी अपने जिस्म के टुकड़ों को भुलाया करती हैं। आंखों में आई नमी को साफ करते वो बेचारगी से बोली थी। फिर अम्मी, बुला लेना बाजों को, इकराम भाई बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। आप इन्हें कहेंगी तो वो बाजों को कुछ दिन हमारे पास ज़रूर छोड़ जाएंगे। वो इनकी गोद से सर उठाते हुए बोली। ऐसे अच्छा लगता है क्या? वो खुफकी से बोली। इनका अंदाज सरासर रूबी को डपटने वाला था। तो इसका मतलब है हम अब कभी नहीं बाजों से मिलेंगे? वो मायूसी से बोली। ऐसी बात नहीं है, इकराम बेटा खुद ही छोड़ जाएगा मेरी सुनी को। वो तफाकुर से बोली। वो बहुत खुश थी अपने दामाद से, आखिर को वो इनकी खैर खैरियत जो पूछता रहता था, तो इस लिहाज से वो जुनी के हवाले से कुछ हद तक पुरसुकून भी थी। अम्मी जान प्लीज़। इनके चेहरे को अपने हाथों में थामे इसने मिमनाकर इल्तजा की। अच्छा ठीक है, करती हूँ एक दो दिन तक कॉल, या फिर जब तुम्हारे भाई की कॉल आए तो मुझे याद दिलाना। मैं कहती हूँ अपने बेटे से कि वो जुनी को कुछ दिन तक हमारे पास छोड़ जाए। वो इसके हाथ पर प्यार से दब लगाती खसिया कर बोली, जिस पर वो खुशी से झूमते हुए इनके गले लग गई। अच्छा, अब मेरी जान छोड़ो, और वो जो किचन में बर्तन धुलने वाले पड़े हैं जल्दी से धो दो। मैं देख रही हूँ
रूबी, तुम आजकल बहुत कामचोर होती जा रही हो। वो किचन में पड़े बर्तनों का याद आने पर इसे टपट कर बोली। अम्मी जान, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं धो लूंगी। आप फिक्र ना करें। वो साइड पर नीम दराज होते चोर लहजे में बोली थी। रूबी, ये सोने का वक्त नहीं है। किचन में बर्तनों का ढेर जमा हुआ पड़ा है और तुम्हें सोने की सूझ रही है। और अगर ऊपर से घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या सोचेगा कि मेरी बेटी इतनी निकम्मी है। वो इसकी कामचोरी वाली आदत से चिढ़ कर बोली। अम्मी जान, वो कसलमंदी से बोली। रूबी, इनकी आवाज़ में एक तंबिया थी। अम्मी जान, जिन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी आना है, उन्होंने हमारे डाइनिंग रूम का रुख करना है, ना कि हमारे किचन का। इसने अपनी तरफ से जैसे इन्हें बड़े पते की बात बताई थी, जिस पर इसकी कम अकली पर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। ठहर ज़रा, मैं बताती हूँ तुम्हें, मेहमानों ने किधर आना है। उठ रही हो कि मैं अब क्या जूता खींच कर मारूं। लाचार होकर बेड के किनारे पर झुकते वो अभी इससे पहले कि अपनी जूती को उठाती कि वो इनके खतरनाक इरादे को भांपते फौरन से अपनी जगह से उठी थी। अम्मी जान, इसमें जूता उठाने की क्या ज़रूरत है भला। जा रही हूं ना मैं। हौले से मिमना कर कहते स्लीपर पाँव में अड़सते वो इनकी मुसलसल घुड़ियों पर बिजली की तेजी की तरह रूम से बाहर निकल गई थी। आपा, ये रोज रोज की दाल मुझसे नहीं खाई जाती। आज फिर जब इसके सामने मूंग की दाल रखी गई तो वो चेहरे को बगाड़ते एहतजाजन चिल्लाया। अब यही खाने को मिलेगा क्योंकि तुम्हारे अब्बा का होटल नहीं खुला हुआ जहाँ से रोज हमारे लिए गोश्त पक कर आया करे। सादिया अपने भाई के यूं नखरे दिखाने पर इसके सामने रोटी का फुल्का खाली चिंगेर में पटकते घुराई, जिस पर वो इसके गजबनाक तेवर को देखते खामोशी इख्तियार कर गया, क्योंकि सादिया आपा से बहस का मतलब अपने जख्मों के बखियों को उधेड़ना था। वैसे कहाँ होती है आजकल वो परकटी कबूतरी। किचन में रखे गए दो कुर्सियों पर मुश्तमिल छोटे से डाइनिंग टेबल की कुर्सी को घसीट कर इसके साथ बैठते सादिया आपा ने पूछा। आपा, बहुत बुरी खबर है। कोर्ट ने इसके खुलानामे की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और हाल ही में इसने अपने सेक्रेटरी से निकाह भी कर लिया। अहमद ने सादिया आपे के तंजो नुश्तर से सहमते हुए आहिस्तगी से बताया था। अल्लाह, अब क्या होगा हमारा। घर तुमने इस चुड़ैल के हवाले कर दिया। इतने बुरे दिन आ गए हम पर कि अब हमारे पास रहने को घर भी अपना ना रहा। किरायों के छोटे से घर में धक्के खाते फिर रहे हैं। ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ियों का नतीजा है, जिसका खुमियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। क्या ज़रूरत थी ऊंची दुकान देकर मुंह के जायके को फीका करने की। वो माथे को पीटती इसे कोसते गम से बोली। बंद करे अपनी ड्रामेबाजी को। आप भी बराबर की कसूरवार हैं। वो चिढ़कर बोला। लोगों की चार चार बीवियां होती हैं और तुम हो कि तुमसे एक छटांग भर की लड़की नहीं संभाली गई। सादिया आपा ने पानी का गिलास मुंह से लगाते दुहाई दी थी। आपा, वो जुनिशा नहीं थी जो मुझसे या आपसे दबकर रहती। वो रानिया यूसुफ है जो मुकाबिल को दबकर नहीं दबा कर रखने वाली है। वो रोटी का नवाला मुंह में डालते बोला। वैसे रूबी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। इसकी बात को हवा में उड़ाते हुए दफातन उन्होंने कनखियों से देखते इससे पूछा। कौन रूबी, इसने नासमझी से पूछा। अरे, तुम रूबी को नहीं जानते। तुम्हारे ताया की बेटी रूबिया। इसकी बात कर रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारे रिश्ते की। सुना है इनके हालात अमीर दामाद की दौलत की वजह से काफ़ी साजगार हैं। वो राजदाराना अंदाज में इसे बता रही थी। और आपको क्या लगता है, ताया अबू मान जाएंगे क्या। बेयकीनी से पूछा। तुम मीर हाकिम की छोड़ो, तुम बस मुझे अपनी बताओ। ख्याल कैसा है, इस तरह हमारे माली हालात भी बेहतर हो जाएंगे। बात करते वक्त सादिया आपा ने इसकी राय पूछी। ख्याल तो बहुत नेक है, बस मुझे डर है कि वो मना ही ना कर दें। आखिर को इनकी बेटी को हमने क्या कम सिताया है। वो अभी भी नाउमीदी से बोला था। तुम मीर हाकिम की छोड़ो, इन्हें शीशे में उतारने के लिए मेरे ये दो मोटे मोटे आंसू ही काफ़ी हैं। बस तुम अब हमारे अच्छे दिनों के लौटने के ख्वाब देखना शुरू कर दो। पर अज़म लहजे में कहते इनका अंदाज पुर यकीन था। आपा, अगर ऐसा हो गया तो वाकई में हमारे दिन फिर जाएंगे। अपनी आपा की शातराना सोच पर वो इन्हें सराहते हुए दाद दी थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड। अब मुझे बताएं कि आज की एपिसोड में कौन सा किरदार, कौन सी बात आप सबको पसंद आई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और प्यारे रीडर्स, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे सेहत दे और खैर का वक्त लेकर आए। आमीन।
اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر. تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ. بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.